सो हेलो गाइज, आज हम क्लास 6 का जो अध्याय दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर इसको पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए, इस लेसन को समझने के लिए मैं ग्लोब भी लेकर आया हूँ, क्योंकि इस लेसन को समझने में ग्लोब की बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये ध्रुव है। ठीक है, कौन सा ध्रुव है? यहाँ पर देखिए, मध्य एक रेखा जाती है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पर होता है। ये ठीक है, 0 डिग्री पर होता है और इसके इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। ये ध्रुव है। ये क्या है? ये ध्रुव है। तो ध्रुव पर थोड़ा सा चपटी हुई है, हमारी पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ा सा चपटी है और मध्य में थोड़ा सा उभरी हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी मैक्सिमम होती है और ध्रुवों पर ये जो दूरी है ये कम होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझना ये है कि जैसे ये मैं ग्लोब लिया हूँ। अब ग्लोब में अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो ये दूरी है, आप जो देख सकते हैं ये जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को भूमध्य रेखा बोलते हैं और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये दूरी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये दूरी क्या करती है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये मैक्सिमम होती है, जबकि अगर हम लोग देखें ये जो दूरी है ध्रुवों पर मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक और आकृति बना दूं आपके सामने। यहाँ पर एक आकृति है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे ग्लोब पर क्या है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये वाला जो भाग होता है ये साउथ होता है और जो ये भाग होता है नॉर्थ होता है। अर्थात ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो एक काल्पनिक रेखा है, हालांकि ये वास्तव में रेखा नहीं होती है, काल्पनिक रेखा होती है। तो ये जो काल्पनिक रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, दक्षिणी भाग में और उत्तरी भाग में। और इसी रेखा से हम प्रत्येक 1 डिग्री पर ऐसे लाइन खींचते जाते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। ऊपर कितना लाइन खींचेंगे और ऐसे ही 1 डिग्री पर नीचे लाइन खींचते जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये हम लाइन खींचे हैं, हर 1 डिग्री पर हम लाइन खींचे हैं, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ऐसे खींचते खींचते 90 डिग्री पर हम चले जाएंगे। किस पर? 90 डिग्री पर चले जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मैंने जो ये लाइन खींचा हूँ, पहले इसको हम नाम बता देते हैं। इसका नाम क्या है? इस लाइन का इसका नाम है अक्षांश। अक्षांश है, क्या है? अक्षांश, जिसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जो ये अक्षांश रेखा है ये भूमध्य रेखा से क्या होता है, या इसको एक नाम है विषुवत रेखा भी है। ठीक है, विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से प्रत्येक 1 डिग्री पर ऊपर खींचा जाता है और प्रत्येक 1 डिग्री पर नीचे खींचा जाता है। नीचे खींचेंगे तो इसको बोलेंगे दक्षिण में खींच रहे हैं और ऊपर खींचेंगे यानी कि हम लोग उत्तर में खींच रहे हैं। तो 0 डिग्री से कितना रेखा खींचेंगे? तो 90 रेखा खींचेंगे, जिसको बोलते हैं 90 अक्षांश। ठीक है, और 0 डिग्री से नीचे कितना खींचेंगे? तो 90 नीचे खींचेंगे। यानी कि हम पूछ सकते हैं कि ये बताओ इस हमारे ग्लोब पर टोटल अक्षांश कितना है, यानी कि अक्षांश रेखा, ये रेखा है, ये टोटल कितना अक्षांश रेखा है। तो आप कह सकते हैं कि कुल अक्षांश रेखा कितना है। कुल अक्षांश रेखा की अगर मैं बात करूं तो कुल अक्षांश रेखा आप बतला सकते हैं कि एक तो 0 डिग्री है और 0 डिग्री से नीचे 90 है और 90 ऊपर है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, यानी कि 180 और एक जोड़ देंगे तो 181 हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमें समझना पड़ेगा। कोई पूछेगा कि बताओ हमारे इस ग्लोब पर टोटल कितना अक्षांश रेखा है, तो हम सभी लोग कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो 90 रेखाएं मिलेगी, यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं मिलेगी और 90 नीचे मिलेगी तो 180 ये हो गया, और बीच में जो ये भूमध्य रेखा है तो एक ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है। तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भूमि को 2 बराबर भागों में बांटता है और ये सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा ये होती है। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बात कर लिया किसके बारे में? अक्षांश के बारे में। अगर जो लाइन ऐसे गई है उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोल रहे हैं, तो अगर ऐसे अगर लाइन आएगी ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। यानी कि जो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से रेखा, यानी कि काल्पनिक रेखा होती है, मैं काल्पनिक रेखा हमेशा नहीं बोलूंगा, आपको समझना पड़ेगा कि जो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या बोलती है? तो वो देशांतर रेखा कहलाती है। तो देशांतर रेखा आप जानेंगे। अगर मैं पूछूं कि टोटल कितना देशांतर रेखा है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि टोटल यानी कि 180 इधर देशांतर रेखा है और इधर 180 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? कुल कुल कितना देशांतर हो जाएगा? तो कुल देशांतर आप बोल सकते हैं 180 प्लस 180, टोटल कितना हो गया? तो आप बोल सकते हैं 200 ऐसे हो गया और 8 8 यानी कि 360। अगर मैं कहूँ कि टोटल कितना देशांतर रेखा है, तो आप कह सकते हैं कि कुल देशांतर रेखा जो है 360 है। यहाँ तक आपने 2 क्वेश्चन समझ गया कि कुल अक्षांश रेखा कितना है, तो 181 है, कुल देशांतर रेखा कितना है, तो 360 है। एक प्रश्न और बहुत घुमा करके पूछता है कि आप बताओ इस ग्लोब पर अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है।
इस पर अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे, तो अक्षांश वृत्त की संख्या 179 करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस ग्लोब के माध्यम से समझाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर अक्षांश वृत्त मतलब क्या है, एक तो जो ये भूमध्य रेखा वाली जो लाइन है ये अक्षांश वृत्त होगी, जो सबसे लंबी अक्षांश वृत्त है। फिर उसके ऊपर 1 डिग्री जाएंगे तो फिर मिलेगा, फिर 2 डिग्री पर मिलेगा, फिर 3 डिग्री पर मिलेगा, फिर ऐसे 80 डिग्री पर मिलेगा, 85 पर मिलेगा, फिर 89 पर मिलेगा, फिर 90 पर। तो 90 पर वो वृत्त नहीं मिलेगा जो सबसे ऊपर यहाँ पर होगा। जैसे मैं आपको बतलाना चाहूँ, जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके पीछे से ऐसे आया है, फिर ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पे एक हमें बिंदु मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 19 डिग्री नॉर्थ। और जो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा उसको 19 डिग्री साउथ बोलेंगे। तो ये एक वृत्त नहीं है, एक ये क्या है, बिंदु है, ठीक है, ये क्या है, एक बिंदु है, एक बिंदु है। तो यहाँ पर अर्थात ये कर सकते हैं कि अगर रेखा का था तो एक बिंदु रेखा मतलब हम मान सकते हैं कि एक रेखा हो जाएगा, क्योंकि इतने में पृथ्वी है नहीं, लेकिन यहाँ पर वृत्त नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितना है, तो कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि हम लोग ऊपर कितना जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं 89, 90 नहीं जा रहे हैं, और एक ये सबसे बड़ी हो गई भूमध्य रेखा, और फिर 89 नीचे, टोटल कितना हो जाएगा, तो 179 हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 181 से 2 कम होगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है। 3 क्वेश्चन ये है कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 होता है, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 होता है, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 होती है। ये पूछ लिया जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांशों अक्षांशों के बीच बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। मैंने कहा कि बताओ ये दूरी कितना है, तो आप कहेंगे कि 111 है, 111, 111, 111, 111, 111, 111, ठीक है। अच्छा, इतना बात तो आप सभी लोगों को मालूम हो गया। अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो यहाँ पर अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे गया है और यहाँ पर देशांतर रेखा आया हुआ है, तो ये आपस में जो एक मतलब मिल करके बना हुआ है, इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो आप यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्लोब पर बनाई गई काल्पनिक जो ये आकृतियाँ हैं वो एक ग्रिड सिस्टम ही कहलाता है। तो इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अगर मैं एक चीज़ समझाना चाहूँ, जैसे ये मैं कहूँ ये क्या है, तो ग्लोब में ये कह दिया कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पर है, और ऊपर अगर हम जाते हैं 23.5 डिग्री, कहाँ ऊपर, ऊपर मतलब नॉर्थ उत्तर में, और 23.5 डिग्री नीचे आते हैं, नीचे का मतलब साउथ में, ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, नॉर्थ है। 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। अगर भूमध्य रेखा से 90 डिग्री अगर हम ऊपर जाते हैं तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अगर नीचे जाते हैं, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा होगा, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जब नीचे आएंगे तो वो मकर रेखा कहलाएगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मकर रेखा को ऊपर कर देते हैं और कर्क रेखा को नीचे कर देते हैं। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर हम हिंदी में अगर वर्णमाला को देखें तो पहले क आता है, ऊपर क आता है और नीचे म आता है, इसलिए ऊपर क होगा और नीचे म होगा, अर्थात ऊपर कर्क रेखा होगा और नीचे मकर रेखा होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होता है और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होता है, ठीक है, मकर रेखा होता है। और इसी में एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर ऊपर 66.5 डिग्री हम लोग उत्तर में जाते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं, और यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ में आते हैं, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैसे ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक रेखा, ये क्या हो जाएगा, आर्कटिक रेखा, और ये अंटार्कटिक रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया, या आप इसको बोल सकते हैं आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो आप सभी लोग कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त, मैंने बताया ना हर एक डिग्री पर क्या होता है, वृत्त होता है। तो 23.5 डिग्री पर ये जो वृत्त है किधर है, तो उत्तर में, तो इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त भी बोल सकते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें 2-3 चीज़ें समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो है ये क्या 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब ये क्या है, आप बोल सकते हैं कि जो ये 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा है, या सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, भूमि को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो गाइस आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये 0 डिग्री ये क्या है, तो भूमध्य रेखा है, ठीक है, या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर हम चले जाएंगे तो ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है। और अगर यहाँ पर जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण में यानी साउथ में क्या है, मकर रेखा है। ये कर्क रेखा हो गया, ये कर्क रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा है, मकर रेखा हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री साउथ हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बतलाओ जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, क्योंकि भारत उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, यानी कि ये उत्तरी महाद्वीप हो गया, ये दक्षिणी महाद्वीप हो गया। ये जो ग्लोब पर 0 डिग्री क्या कर रहा है कि 2 महाद्वीपों में बांट दिया, ये उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप। तो भारत उत्तरी और पूर्वी महाद्वीप में है। यहाँ से भी अगर ऐसे काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर है। और जो कर्क रेखा है भारत को
बराबर दो यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में बाँटता है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है, जिसमें कौन सा पहला जो राज्य है राजस्थान हो जाएगा, दूसरा कौन सा है तो गुजरात हो जाएगा, तीसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी है, और जो चौथा है वो क्या है छत्तीसगढ़ है, पाँचवा कौन सा है झारखंड है, छठवां वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा हो जाएगा और आठवां जो है मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के जाता है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके बीच में जो ये क्षेत्र आता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, इस क्षेत्र में होता क्या है कि इस क्षेत्र में जो भी ये क्षेत्र आ रहा है, इस क्षेत्र में सूर्य सर के ऊपर साल में एक बार जरूर होता है, यानी कि साल में एक बार जरूर होता है। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है इन क्षेत्र में, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं उष्ण क्षेत्र, क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र के अंतर्गत ये मतलब आ रहा है, इसमें सूर्य वर्ष में एक बार जरूर सर के ऊपर होता है। ठीक है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ यहाँ पर कि ये क्या है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं 0 डिग्री, ये क्या है हमारा भूमध्य रेखा हो गया है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री क्या है हमारा, ये हमारा 23.5 डिग्री हो गया। ठीक है जी, ये 0 डिग्री हो गया, और ये क्या है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में, अर्थात ये मकर रेखा हो गया और ये कर्क रेखा हो गया। ठीक है, और इसके अगर मैं उत्तर में चला जाऊं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर उत्तर में चले जाएंगे तो 66.5 डिग्री क्या है नॉर्थ है, और इधर उत्तर में चले जाएं 66.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो मैंने कहा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, और यहाँ पर सूर्य का जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कर्क रेखा और ये क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये उत्तर में है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है, तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर इसके अपेक्षा यानी कि ट्रॉपिकल जोन की अपेक्षा तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि सूर्य जब कर्क रेखा पर आता है फिर वापस इधर जाने लगता है, जब मकर रेखा पर आता है फिर वापस इधर आने लगता है, अर्थात सूर्य इतना ही दूरी मतलब तय करता है। अब यहाँ से सूर्य की प्रकाश इधर तिरछा जाता है, जिसके कारण तापमान में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जब तापमान में कमी आती है तो ये जो क्षेत्र होता है वो यहाँ पर मतलब कि सामान्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर इसके अपेक्षा तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। वही घटना इधर भी होगा, अगर मैं देखूं मकर रेखा और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त के अगर बीच का मैं ये भी क्षेत्र देखूं, इधर भी क्या होगा, इधर भी वही कंडीशन होगा जो यहाँ पर हुआ था, वही कंडीशन यहाँ भी होगा। इसको भी बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, लेकिन इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन आपको ये बात देखना कि ये किधर है, तो ये उत्तर में, तो इसको बोल सकते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये दक्षिण में है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसको हम लोग बोल रहे हैं टेम्परेट, क्या बोल रहे हैं इसको ट्राइड जोन बोल रहे हैं, और इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये है, और ये क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, एक फिगर के माध्यम से और समझेंगे, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये क्या है 0 डिग्री है, ये क्या है भैया 23.5 डिग्री है, किधर है तो आप बोलेंगे नॉर्थ में है। ये क्या है 66.5 डिग्री है, किधर है तो आप बोल सकते हैं नॉर्थ में है। 23.5 डिग्री साउथ में है, यानी कि मकर रेखा है, और 66.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में। मैंने बता दिया कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं टोराइड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इस वाले क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल रहे हैं, जो ये वाला क्षेत्र है। अब देखिए सूर्य, अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम तिरछा हो जाता है, इसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा तिरछा हो जाता है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पर बहुत ही कम जा पाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये शीत, यानी कि ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ऐसे मैं बना दूँ,
यहाँ पर बहुत अधिक यानी कि अत्यधिक ठंड पड़ता है, जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंधीय कटिबंधीय शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये भी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, ये है किधर में? ये है दक्षिण में, तो इसको बोल सकते हैं दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र, और ये उत्तर में, तो इसको बोल सकते हैं उत्तरीय शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर मैं अलग अलग आकृति के माध्यम से ये समझा दिया कि जो ये ग्लोब आप देख सकते हैं, ये ग्लोब जो है, इस ग्लोब पर जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोल रहे हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और अगर नीचे जा रहे हैं, कर्क रेखा और, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर मैं बात करूं ऊपर पर बात कर लेते हैं कि फिर से मैं आपको बता दूं। देखिए, जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा से नीचे अगर मैं बात करूं, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच की जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा और ये क्या है, तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा 90 डिग्री ध्रुव के बीच में, यानी कि उत्तरी ध्रुव के बीच में, इसका मैं डिफिनेशन भी बता देता हूँ आपको याद कैसे करना है। एक फिगर के माध्यम से अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखिए ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने ये बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अब अगर ये उत्तर में होगा तो उत्तरी हो जाएगा, अगर दक्षिण में होगा तो दक्षिण होगा। इतना बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ बताना चाहूँ कि क्या ये बताना चाहूँ कि जैसे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा, जैसे हमारा देश भारत है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि भारत पहले इस मानचित्र पर कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, और ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब देखिए भारत कहीं इधर ही स्थित है। ऐसे मैं अगर इस पर खींचूँ, ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। कर्क रेखा करता क्या है कि भारत को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाऊँ, चलिए ठीक है। अब भारत कहीं यहीं पे स्थित है, तो मैंने इसका एक बड़ा फिगर यहाँ बना लिया हूँ। अब देखिए भारत स्थित कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पूर्वी हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, ये कितने डिग्री पर है, आपको ये पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि भारत का सबसे जो दक्षिणी मतलब कि अक्षांश है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या है। आप कहेंगे कि साउथ है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि हमारा इंडिया यहाँ पर स्थित है। अर्थात क्या है, ये क्या है, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे, भैया ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, तो 0 डिग्री के ऊपर हमारा नॉर्थ पड़ेगा। तो नॉर्थ यानी कि हमारा जो कंट्री इंडिया है नॉर्थ में है, लेकिन नॉर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ से ये ईस्ट में कि है, वेस्ट में है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप सभी लोग बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल, मतलब कि पश्चिम बंगाल। अगर ये वाला जो सिरा है ये क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, पूरब है। अर्थात हम सभी लोग कह सकते हैं कि वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि उत्तर पूर्व में हमारा देश भारत स्थित है। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अर्थात ये तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। अगर ऊपर से अगर मैं बात करूँ कि ये कितना है, तो आप सभी लोग क्या जवाब देंगे, तो आप सभी लोग क्या बतलाएंगे, ठीक है। तो इसका याद करने का तरीका ये है कि ये 3 6 7 मतलब 37 डिग्री 6 मिनट इधर है, क्या, उत्तर में, नॉर्थ में। तो ये आप बोल सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ होगा, और ये क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। अब देखिए ये ईस्ट में है, तो ये भी ईस्ट में होगा और ये भी ईस्ट में है, ये ठीक है, ये भी ईस्ट में है और ये भी क्या है, ईस्ट में है। अर्थात आप सभी लोग ये कह सकते हैं ये 68 डिग्री क्या हो जाएगा, 7 मिनट ईस्ट में है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है।
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है। अर्थात आप ये कर सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि जो हमारा भारत है, तो भारत का अगर मैं देखूँ इस ग्लोब के माध्यम से, यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो जो ये हमारा भारत है, इसकी सबसे जो नीचे का अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। जो सबसे ऊपर है वो कितना है, 37 डिग्री, क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट है। और जब इसका पूरा वाला कितना है, तो आप कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट है। और सबसे जो बाहरी है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बीच में अब देखिए हमारा सूर्य जो है, सूर्य कैसे, हमारा जो पृथ्वी है वो कैसे चक्कर लगाता है, तो कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाता है, ठीक है। अर्थात हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इधर से ऐसे मूव करती है, अर्थात ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है। कैसे, इसका दिशा क्या है, तो पश्चिम से पूर्व है। अर्थात जो कंट्री जो पूर्व में स्थित होगा वहाँ पर सूर्य उदय पहले होगा। अर्थात हमारी जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। इधर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है, हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जो कंट्री इधर पहले पड़ेगा वहाँ पर सूर्य उदय पहले होगा, अर्थात जो इधर पड़ेगा वहाँ पर बाद में होगा। वही कंडीशन हमारे देश भारत में भी होता है। जो इधर जो हमारे इधर ईस्ट में जो कंट्री स्टेट है जो ईस्ट में है, ठीक है, जिसको सेवन सिस्टर बोलते हैं, उधर जैसे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा अगर मैं गुजरात में देखूँ, अरुणाचल प्रदेश में जो कीवुथु है और आपका जो गुजरात का क्या है, गुजरात का द्वारिका है, इसके बीच का अगर मैं देखूँ सूर्योदय का अंतर देखूँ तो 2 घंटा का होता है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको मैं समझा दूँ यहाँ पर कि हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटा घूमने में, यानी कि 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात 1 घंटा में कितना घूमती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 360 बटा में 24, अर्थात 6 से कटाओगे तो 6 छाके 36 और 6 चौके 24, ये 15 चौके 60, अर्थात 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है। हमारी जो पृथ्वी है 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 60 मिनट में कितना घूम रही है, 15 डिग्री। तो मैं कहूँ कि एक डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेगी, तो आपको यहाँ पर होगा 60 बटा में 15, यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए क्या करना होगा, 60 बटा में 15 करना होगा, यानी कि 4 मिनट यहाँ पर हो जाएगा। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय ले लेती है। फिर से अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि 24 घंटा में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम जाती है, 15 डिग्री। तो इसी प्रकार से अगर मैं समझाना चाहूँ आपको कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा इसको, तो 60 बटा में 15 अर्थात 4 मिनट का समय हमारी पृथ्वी भी लेती है। यही कारण है कि जो हमारी यहाँ पर अंतर भी देख सकते हैं, अंतर यहाँ पर अगर 97 और 68 का अंतर अगर मैं करूँ, 97 और 68 का 98 68 का अंतर करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8, मतलब कि 29 डिग्री का लगभग आ रहा है, 29-30 आएगा ऐसे कुछ, ठीक है, 29-30 आएगा। अर्थात जब 15 मिनट में यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रही है, तो 30 मतलब कि यहाँ पर 30 डिग्री अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्री में है, 29-30 डिग्री आएगा अंतर। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का अगर मैं देखूँ देशांतर का अंतर जो है वो कितने डिग्री का आ रहा है, तो 30 डिग्री का आ रहा है। अर्थात हम ये कर सकते हैं कि 30 डिग्री मतलब कि 2 घंटा यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा पूर्व में, और यहाँ पर जो गुजरात है वहाँ पर 2 घंटा बाद में सूर्योदय होगा। अर्थात हम ये कर सकते हैं कि अरुणाचल में जिस समय यहाँ पर 6 बजेगा, यहाँ पर 6 बजे सूर्योदय होगा, अर्थात हम ये कर सकते हैं कि जब यहाँ पर उस समय 8 बजेगा, ठीक है, तभी जाकर सूर्योदय होगा। इतना बात आप सभी लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भारत है, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर दूँ कि जो भारत है, भारत का जो मानक समय रेखा है वो ये है। भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। क्या है, भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट में। इसको पेपर में ऐसे भी लिख देगा 82 डिग्री 30 मिनट, ये सही होगा, ना कि 82 डिग्री 50 मिनट लिख देगा, गलत होगा। यहाँ पर टाइम 60 से 30 होगा आधा, 82 डिग्री 30 मिनट या 82 सही बटा में 2 होगा। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे मैं याद कर दूँ, उत्तम मामा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, या ऐसे कर दीजिए छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो भारत का समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारा भारत है इसका अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करूँ तो कितना है, 3,82,000 कितना है, तो आप सभी लोग कर सकते हैं 32,87,400 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। भारत का टोटल कितना क्षेत्रफल है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है विश्व की, फिलहाल में अभी तो 2011 के अनुसार हम लोग बोल रहे हैं कि जो भारत की जनसंख्या है विश्व के दूसरे स्थान पर है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जनसंख्या है विश्व का 17.5% है और क्षेत्रफल कितना है तो 2.46% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.46% क्षेत्रफल भारत के पास है और जनसंख्या 17.5% है। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब